हाँ, तो ये आप सभी को पता है कि हम लोग लास्ट क्लास में क्या करा था। हम लोगों ने आपके दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल यानी बहुपद को स्टार्ट किया और बहुपद के रिवीजन किए। कुछ क्वेश्चंस आपको लास्ट क्लास में करा दिए गए थे, तो एक क्वेश्चन और पॉलिनोमियल का करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का आपका है क्वेश्चन नंबर 6, है ना। एक एक्सप्रेशन लिख रखा है, एक बहुपद लिखा गया है 16x² + 4b² + 9c² -16ab + 12bc -24ac, है ना। तो इसको गुणनखंड करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो पहले 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, ट्राई कीजिए इसको खुद से, ठीक है। पहले इसको खुद से ट्राई कीजिए, फिर इसको करते हैं, ठीक है। चलिए, सभी लोग ट्राई करना है, सभी लोगों को ट्राई करना है। देखिए आप कैसे करते हो इसको। पोल सेक्शन में नहीं आंसर देना है, इसके ऑप्शंस नहीं है, बस आपको सोल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। क्वेश्चन अपने कॉपी पर लिखिए और एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं सोल्व करूंगा 1 मिनट के बाद। अच्छा, नहीं आता, ठीक है। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, फिर अभी मैं सोल्व करूंगा, ठीक है। सर आगे पीछे कर सकते हैं ना, जैसे एक बार। हाँ, ये टर्म्स को आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, ट्राई कीजिए, फिर करता हूं। नहीं हो रहा, चलिए अब देखिए, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं। अगर इतने बड़े टर्म्स आपको मिल जाते हैं, देखो इस एक फॉर्मूला पे आधारित ये क्वेश्चन है। अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन आप काफी आसानी से कर लोगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? अगर एक फॉर्मूला आप सभी को अगर याद है, कौन सा फॉर्मूला? x+y+z का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला याद रहेंगे तभी आप सोच पाओगे। देखो अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? 16a², इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं, 16a² + 4b² + 9c² -16ab, है ना। फिर क्या लिखा है? 12bc, फिर लिखा है 24ac, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 16a² को आप क्या लिख सकते हो? 16a² को आप 4a का होल स्क्वायर लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? पहले ये बताइए। ये समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? 4a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 16a² को। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप क्वेश्चन को सोचोगे कैसे, ठीक है। इतना सभी को समझ में आया? 4b के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो यानी 2b का होल स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर लिखोगे तो 4b का होल स्क्वायर मिल जाएगा, 4b² मिलेगा। इतना क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? इसी तरीके से आप 9c के होल स्क्वायर, सॉरी 9c² को आप 3c का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ये 3 होल स्क्वायर मिल गए आपको, 4a का वो कंप्लीट स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर, 3c का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है सभी को? तीन चीज के परफेक्ट स्क्वायर दिख गए, पहला 3 टर्म 16a², 4b² और 9c² को इस तरीके से आप लिख सकते हो। यहां से तीन चीज आपको क्या दिख रहा है? ये x², y² और z² से मिलता जुलता टर्म, है ना। x² + y² + z² से मिलता जुलता टर्म। यहां से उसके बाद और जब आगे देखा तो आपको यहाँ पर ए बी दिख रहा है, यहाँ बी सी दिख रहा है, यहाँ पर सी ए या ए सी दिख रहा है ना। ए बी भी दिखा, बी सी भी दिखा, सी ए भी दिखा। तो यहां से हम ये ट्राई कर रहे हैं कि क्या हमारे पास अगर एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप अगर आप देखो, आपके पास एक फॉर्मूला है x + y का। मैं देखो यहाँ पे नीचे फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं x + y + z का होल स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला है आपके पास x² + y²
प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, है ना। ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। मतलब तीन चीज जोड़ के अगर स्क्वायर कर दे तो ये वाला हमारा पूरा टर्म आएगा। इतना ये फॉर्मूला सभी को याद है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ये सीधे सीधे याद करना है आपको, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, ठीक। अब यहां से देखो, एक चीज और आपको समझना है। इस फॉर्मूला में आप देखो तो सभी जगह आपको प्लस दिख रहे होंगे, है ना। सभी जगह पर क्या दिख रहे हैं? प्लस दिख रहे हैं। प्लस प्लस प्लस, है ना। कहीं पर भी माइनस नहीं दिख रहा होगा। सभी जगह क्या दिख रहा है? प्लस दिख रहा है। लेकिन जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है, जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है जिसे हमें फैक्टराइज करना है, उसमें दो जगह पर आपको माइनस दिख रहे हैं। एक यहां पर ए बी का टर्म देखिए, ए बी का टर्म क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। एक ए सी का टर्म देखिए, ए सी का टर्म नेगेटिव है। दो टर्म नेगेटिव दिख गया ना आपको, ए बी का टर्म नेगेटिव और ए सी का टर्म नेगेटिव। बताइए ए बी और ए सी में कॉमन क्या है? ऐसा टर्म जो दोनों ही में है। ए बी और ए सी में बताइए कॉमन कौन सा आपको दिख रहा है? कौन सा ऐसा टर्म है जो दोनों में है? ये बताइए, ए बी और ए सी में कौन सा टर्म ऐसा है जो दोनों में है? ए या बी या सी? ये बताइए। ए दोनों में दिख रहा होगा आपको। यहां भी ए है, यहां भी ए है, मतलब दोनों में ए कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में ए कॉमन है। अब यहां से ये समझ में आ रहा है, ये सारे चीज आपको नोट करते जाना है। अगर ए दोनों ही में कॉमन है और अगर ये दोनों नेगेटिव है तो ए को आप नेगेटिव ले लोगे, है ना। ए को नेगेटिव ले लोगे। अब ए अगर हमारा नेगेटिव है, देखिए ए बी वाला टर्म क्या है? नेगेटिव है। जिसमें ए अगर नेगेटिव रहा होगा तो बी क्या रहा होगा? बी पॉजिटिव रहेगा या नहीं रहेगा? तभी तो दो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव गुना होकर नेगेटिव दिया होगा। मतलब -3 और 4, मान लो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इन दोनों को गुना करोगे तो -12 मिलेगा, ठीक है। तो दो टर्म का प्रोडक्ट अगर गुणनफल अगर नेगेटिव आ रहा है, उसमें से एक नेगेटिव है तो दूसरा वाला पॉजिटिव रहेगा। तो यहां से हमें यह समझ में आ रहा है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, है ना। अगर हमें ए बी ए सी ये दोनों नेगेटिव दिख रहे हैं, दोनों में ए कॉमन है, तो ए को हम नेगेटिव ले लेंगे। अब ए को नेगेटिव ले लेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? ए को नेगेटिव लेने का ये मतलब हुआ कि ये मैं लिख सकता हूं, जो यहां पर आप अभी मैं बता रहा था 4a का होल स्क्वायर, इसको 4a का होल स्क्वायर आप नहीं लिखोगे, इसको आप लिखोगे -4a का होल स्क्वायर। क्या लिखोगे? -4a का होल स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है 4a का होल स्क्वायर करेंगे तो भी 16 का स्क्वायर आएगा, 16 स्क्वायर आएगा। -4a का स्क्वायर करोगे तो भी 16 का स्क्वायर आएगा। तो 16 के स्क्वायर को आप 4a स्क्वायर भी लिख सकते हो, -4a का स्क्वायर भी लिख सकते हो। यहां से हमें ये पता चल गया कि a को नेगेटिव रखना है तो मैं -4a का स्क्वायर लिखूंगा। इतनी बातें क्लियर हुई। इस 16 स्क्वायर को -4a स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर भी a नेगेटिव है, यहां भी a है, दोनों जगह नेगेटिव है। इतना क्लियर है। अब b को आपको पॉजिटिव रखना है ना। b को आपको पॉजिटिव रखना है तो इसको आप लिखोगे +2b का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखा? 2b का होल स्क्वायर। 9c का स्क्वायर, देखो 9c के स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं 3c का होल स्क्वायर। c को भी आपको पॉजिटिव रखना है, बस एक को नेगेटिव रखा, -4a को, -4a का स्क्वायर +2b का स्क्वायर +3c का स्क्वायर। अब देखिए आपको यहां देखना है, अब इस फॉर्मूला को देखना है। इस वाले को नहीं देख, ऊपर वाले को छोड़ देना है। अभी नीचे जो फॉर्मूला लिख रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको देखिए। यहां पर पहला टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिख रहे हो? 4a का होल स्क्वायर, -4a का स्क्वायर। मतलब पता चल रहा है ना कि x के जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं? x के जगह पर आप -4a लिख रहे हो, ठीक है। y के जगह पर देखो, यहां पर y स्क्वायर लिखा हुआ है, जबकि आप 2b का स्क्वायर लिखे, मतलब y के जगह पर आप क्या लिख रहे हो? 2b का होल स्क्वायर लिख रहे हो, 2b लिख रहे हो। इतना क्लियर है। फॉर्मूला के तीसरे टर्म में जेड स्क्वायर लिखा है, जेड स्क्वायर के जगह पर आप क्या लिख रहे हो? 3c का होल स्क्वायर, मतलब जेड के जगह पर 3c लिख रहे हो। इतना क्लियर है। मतलब जहां जहां भी x है वहां पर आप -4a लिख रहे हो, जहां जहां भी y है y के जगह पर आप 2b लिख रहे हो, और जहां जहां भी z है वहां वहां पर हम 3c लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, -4 कैसे आया? -4 के लिए यह भी बताया गया कि सबसे पहले यह देखना है कि ए बी का टर्म हमें नेगेटिव है, ए बी का टर्म नेगेटिव है और ए सी का टर्म नेगेटिव है। तो यहां पर आपको बताया गया कि ए बी नेगेटिव है और ए सी नेगेटिव है,
तो दोनों में जो कॉमन रहेगा, ए दोनों में कॉमन है, तो ए वाले टर्म को आपको नेगेटिव ले लेना है। तो 16a² की जगह पर -4a का होल स्क्वायर हम लिख रहे हैं, ठीक है। अगर 16 है तो 16 को आप 4 का भी स्क्वायर लिख सकते हो, -4 का भी स्क्वायर लिख सकते हो, दोनों ही सही होगा। तो इस बार मैं -4 ले लूं, क्योंकि हमें यह पता चला कि ए को नेगेटिव लेना है। क्लियर हुआ कि -4a का स्क्वायर क्यों लिखना है? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मूला को देखिए, 3 टर्म तक तो आपने लिख दिया, ठीक है, 3 टर्म आपने लिख लिया, x² + y² + z²। उसके आगे क्या है? उसके आगे प्लस दिख रहा है, तो प्लस है तो यहां भी आप प्लस लिख दो। हालांकि ऊपर में माइनस लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर मैं प्लस लिख दे रहा हूं। अब देखिए फॉर्मूला को देखना है आपको, बार बार फॉर्मूला जब बोलो नीचे देखना है आपको। 2xy, अगला टर्म क्या है? 2xy। तो 2 के जगह पर आप 2 ही लिख दो, 2 के जगह पर आपको 2 लिखना है। x के जगह पर आप क्या लिखोगे? x के जगह पर आप -4a लिख दो, x के जगह पर आप -4a लिखोगे। यहां पर मैं -4a लिख दे रहा हूं, ठीक है। b के जगह पर आप क्या लिखोगे? b के जगह पर आप सॉरी y के जगह पर आप क्या लिखोगे? y के जगह पर आप 2b लिखोगे, है ना, y के जगह पर आप 2b लिखोगे। अब इसको सोल्व करके देखिए, है ना, इसको आप सोल्व करके देखिएगा, इसको एक्सपैंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इस वाले को एक्सपैंड करके देखिए, 2 इंटू -4a इंटू 2b, यहां से आपको मिल जाएगा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, -16ab। तो -16ab को हम इस तरीके से लिखें, -16ab को ही मैंने लिखा है 2 इंटू -4a इंटू 2b। इतना क्लियर हुआ? ये -16ab को ही लिखा गया है और कुछ नहीं किया गया। इतना क्लियर है? उसके आगे देखिए, उसके आगे मैं फिर से प्लस लिख देता हूं, ठीक है, प्लस लिख दिया। अब फॉर्मूला देखिए, 2yz लिखा हुआ है, तो 2 के जगह पर तो आपको 2 लिख देना है। y के जगह पर आप क्या लिखोगे? y के जगह पर आप 2b लिख रहे हो, है ना, y के जगह पर आप 2b लिख रहे हो। फिर क्या है? उसके बाद z है, तो z के जगह पर आप 3c लिख रहे हो, है ना, z के जगह पर आप 3c लिख रहे हो सभी जगह पर, तो z के जगह पर मैं 3c लिख दिया, ठीक है। इसको आप ओपन करके देखोगे, पूरा कैलकुलेट करके देखोगे, तो आपको ये मिल जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 BC। तो ये 12 BC को ही हम इस तरीके से लिखे, है ना, 12 BC को ही लिखने का एक तरीका हुआ, 2 इंटू 2b इंटू 3c, ठीक है। तो वो है 12 BC। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर फॉर्मूला को देखोगे तो यहां पर है +2xz, तो प्लस के जगह पर 2 लिख दो, ठीक है। x के जगह पर आप क्या लिखोगे ये बताइए? x के जगह पर आप क्या लिखोगे? तो जहां जहां भी x है, x के जगह पर आप बार बार -4a लिख रहे हो, तो यहां पर आप लिखोगे -4a, ठीक है। और z के जगह पर आप 3c लिखोगे, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये -24ac लिखा हुआ है, तो ये -24ac ही लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा गया। इतना क्लियर है? तो ऊपर वाला जो टर्म था, ऊपर वाले टर्म को मैं थोड़ा सा बदल के इस तरीके से लिख दिया। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ऊपर वाले टर्म को ही बदल के इस तरीके से लिख दिया। अब यहां से आप अगर देखोगे तो ये क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, अगर x ये है, ये x² है, ये क्या है? y² है, ये क्या है? z² है, ये क्या है? यहां पर आपको दिख रहा है ये पूरा टर्म 2xy बन गया, ठीक है। ये पूरा टर्म आपको दिख रहा है 2yz बन गया, और ये पूरा टर्म 2xz बन गया, और सभी के बीच में क्या है? प्लस है ना, सभी के बीच में क्या है? प्लस दिख रहा है आपको। तो अगर ये सारे टर्म है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2xz, तो इसको आप कहते हो ये x + y + z का होल स्क्वायर है, x + y + z का होल स्क्वायर है। तो इस बार x + y + z का होल स्क्वायर नहीं लिखोगे, इस बार आप बोलोगे, इस वाले को मैं मिटा दे रहा हूं, ये समझाने के लिए बस लिखा था। तो अब आप लिखोगे ये जो लिखा हुआ है सर, इसे आप लिखोगे -4a + 2b + 3c का होल स्क्वायर, और यहां से आपको ये मिल जाएगा -4a + 2b + 3c इंटू -4a + 2b + 3c, मतलब 2 बार आपने गुना कर दिया। किसी भी चीज का स्क्वायर है तो 2 बार गुना कर दोगे, और यही हमारा आंसर हुआ, फैक्टराइज हुआ, गुणनखंड हुआ। गुणनखंड मतलब दो चीज फैक्टर में तोड़ देना, समथिंग इंटू समथिंग, है ना। तो -4a + 2b + 3c इंटू -4a + 2b + 3c, यही हमारा आंसर हुआ। ये क्लियर है? ये बताइएगा, कितना क्लियर है? कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं इससे मिलता जुलता। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप नोट करना है आपको। पहले तो इसके सॉल्यूशन को आप नोट कीजिए, फिर मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ट्राई कीजिएगा उसको। सभी ने नोट कर लिया? सभी ने नोट कर लिया तो बताइए, एक और क्वेश्चन दिया जाएगा। चलिए ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ट्राई कीजिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, फिर से आपको फैक्टराइज करना है, बिल्कुल सेम इसी पे आधारित एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने 9x² है ना, 9x² प्लस 4y² 4y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 16yz माइनस 24xz। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, गुणनखंड करना है, ट्राई कीजिए इसको। इसको फैक्टराइज कीजिए। चलिए इसको मैं समझा दे रहा हूं। देखिए, अगर ये वाला है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको दिख रहा है yz का टर्म नेगेटिव है, जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर कीजिएगा। yz का टर्म नेगेटिव है और xz का टर्म नेगेटिव है। आप ये बताइए yz और xz में कौन सा कॉमन है, कौन सा टर्म ऐसा है जो दोनों ही में है, कौन सा वेरिएबल दोनों ही में है, yz और xz। तो आप बोलोगे सर z दोनों ही में है, तो z वाले को आपको क्या रखना है, z वाले को हम नेगेटिव रखेंगे। ठीक है, z वाले को आप नेगेटिव रखोगे, बाकी दोनों ही को, z को यहां से ये पता चला कि z को हम नेगेटिव रखने वाले हैं, x को हम पॉजिटिव रखेंगे और y को भी मैं पॉजिटिव रखूंगा। ठीक है, एक्स वाई को पॉजिटिव और जेड को नेगेटिव रखेंगे। इतना चीज सभी को समझ में आया कि कैसे डिसाइड करेंगे? इतना क्लियर है कि जेड नेगेटिव होगा, ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब आगे कैसे करोगे। अब इसको आप लिखोगे सर एक्स को तो पॉजिटिव रखना है, तो 9x² को आप लिख दोगे 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लिख दोगे 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, 16z², 16z² को 4z का होल स्क्वायर नहीं लिखोगे, क्योंकि आप बोल रहे हो जेड तो सर नेगेटिव रखना है ना, जेड को नेगेटिव रखना है, तो क्या लिखोगे, इस वाले को आप लिखोगे -4z का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है? उसके आगे अब एक फॉर्मूला क्या है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy है ना, सभी जगह प्लस होता है, तो यहां पर आप प्लस लिखोगे 2, x के जगह पर आप लिख रहे हो 3x² और y के जगह पर आप लिख रहे हो 2y है ना। तो यहां पर ये वाला हमारे पास और ये वाला हमारे पास आया है ना, ये आया। उसके बाद यहां पर फिर से प्लस लिख दिया, फिर लिखोगे x² प्लस y² प्लस z², फॉर्मूला मन में होना चाहिए, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz। तो 2yz के जगह पर आप 2 लिखोगे, y के जगह पर आप 2y लिखोगे है ना, यहां पर आप 2y लिखोगे और z के जगह पर आप -4z लिखोगे, इस बार z नहीं -4z लिखोगे। ठीक है, उसके बाद फिर से प्लस दोगे और यहां पर xz आता है ना, xy फिर yz फिर xz, तो x के जगह पर आप 3x लिख रहे हो, तो यहां पर मैं 3x लिख दिया और z के जगह पर -4z लिखेंगे है ना। तो ये सारे टर्म्स मिलके, ये टोटल 6 टर्म जो मिल गए, तो ये 6 टर्म मिलके क्या आ गया, देखिए यहाँ पर ये समथिंग a² है, फिर ये b² है, ये c² है, प्लस 2ab है, 2bc है और 2ac है ना। तो यहां से आप कह सकते हो सर ये 3x प्लस 2y माइनस 4z का होल स्क्वायर। और इतना लिखने के बाद आप इसको 2 बार लिखोगे, 3x प्लस 2y माइनस 4z और एक बार और 3x प्लस 2y माइनस 4z। यही हमारा आंसर हुआ। ये समझ में आया सभी को किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं? इसमें कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, 4 मार्क्स में आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए,
तो अब मैं ये सारी चीजों को मिटा रहा हूं। अब एक बार जल्दी से सारे कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं, जो भी लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए पॉलिनोमियल में, बहुपद में आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली है ना, ये सारांश है, जल्दी जल्दी में समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो पहला चीज आपने पढ़ा, किसी भी बहुपद, बहुपद होता है क्या है, कोई भी एक बीजगणितीय व्यंजक होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जहां चर और अचर के कॉम्बिनेशन से बीजीय व्यंजक बनता है। अब बीजीय व्यंजक में ये ध्यान दीजिएगा, किसी भी बीजीय व्यंजक में जो भी चर राशि है उसके घात, बीजीय व्यंजक में तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर बहुपद की बात की जाए तो बहुपद में चर राशि का जो घात होता है वो हमेशा पूर्ण संख्या होता है। ये आपको लास्ट क्लास में बताया गया था। मतलब कभी भी बहुपद में जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड जो होते हैं, इसका जो घात है वो कभी भी फ्रैक्शन यानी भिन्न नहीं हो सकता, है ना, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, घात कभी भी नेगेटिव और भिन्न नहीं हो सकता। तो एक चीज आपने ये सीखा। मतलब अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 2x³ प्लस 4x² प्लस 5, तो ये बहुपद है या नहीं, तो आप बोलोगे सर ये एक बहुपद है ना, क्योंकि इसमें जितने भी घात आपको दिख रहे हैं वेरिएबल पे सभी जगह एक इंटीजर दिख रहा है, पूर्ण संख्या दिख रही है। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं 2√x प्लस 7y, तो ये बहुपद है क्या, तो आप बोलोगे सर ये एक बहुपद नहीं है, क्योंकि x का जो पावर है यहाँ पर 1/2 आ गया। ये लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। ये क्लियर है सभी को? मेरे भैया क्लास नहीं कर रहा है। अच्छा, माइक बंद करना है, कोई भी माइक नहीं ऑन करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी। उसके बाद ये ध्यान दीजिएगा, किसी भी बहुपद में अगर मैं कोई बहुपद लिख दूं, ठीक है, अगर मैं कोई बहुपद लिखूं 2x² प्लस 7x प्लस 8, यहां पर मैं आपसे कोफिशिएंट या गुणांक पूछूं तो x² का गुणांक कितना है ये बताइए। तो x² का गुणांक 2 होता है ना, आप कहोगे x² का गुणांक 2 है, ठीक है। x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 7 है। ये क्लियर है? अच्छा, रमन के नाम से जय बच्चों, अपना माइक आप बंद करो प्लीज, ठीक है। ठीक, अब मैं अगर आपसे पूछूं 2x³ माइनस 4x प्लस 19x², यहां पर बताइएगा x² का गुणांक कितना है। इस वाले के लिए x² का गुणांक कितना है, कोफिशिएंट पूछी जा रही है। तो अगर x² का गुणांक पूछा जा रहा है तो x² का गुणांक 19 है, ठीक है, 19 है। अगर मैं आपसे पूछूं x³ का गुणांक, तो x³ का गुणांक कितना है ये बताइए। x का क्यूब का गुणांक कितना है, तो आप बोलोगे 2 है सर। अगर मैं x का गुणांक पूछूं तो बताओ x का गुणांक क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, गुणांक भी पूछा जा सकता है। सर x का गुणांक क्या -4 होगा, -4 होगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आप 4 अगर बोलोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो x का गुणांक 4 नहीं होगा, -4 होगा, ठीक है। तो ये देखिए x -4 से गुना हुआ है ना, तो x का गुणांक -4 होगा। ये समझ में आया? गुणांक आप कैसे देखते हो, तो साइन भी देखना है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक है। अब आगे बढ़ते, और क्या चीज हमने सीखा। तो लास्ट क्लास में और आपने सीखा, किसी भी बहुपद में, नाम से क्लियर है, बहुत सारे पद हो सकते हैं। अगर कोई बहुपद में सिर्फ एक पद हो उसे हम एक पदी बहुपद कहेंगे। मतलब अगर सिर्फ x² लिखा हुआ है तो ये बहुपद है या नहीं है? हाँ, ये एक बहुपद है। ये एक पदी बहुपद है, किसका स्पेशल नाम है एक पदी। कितना पद है इसमें, सिर्फ एक पद है, एक टर्म है। अगर मैं इस तरीके से लिखूं 2x² प्लस 5x, इसमें कितने टर्म है? आप बोलोगे सर एक टर्म हमारे पास यहां पर आया, दूसरा पद यहां पर आया, तो ये द्विपद है, 2 टर्म है। ये एक बहुपद है और इसमें 2 पद है, इसे द्विपदी बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 4x³ प्लस 3x पे पावर 4 माइनस 7x प्लस 9x², इसमें बताइए कितने पद है, इस बहुपद में कितने पद है? तो इसमें 4 पद है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 पद हो गए, ठीक। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि जितने पद होंगे, अच्छा 2 टर्म, एक टर्म और 2 टर्म आप अलग कैसे करते हो, तो जिस तरीके से रेलगाड़ी में उसके डब्बे जुड़े होते हैं, है ना, तो रेलगाड़ी में जिस तरीके से डब्बे जुड़े होते हैं, तो बहुपद में भी उसी तरीके से कुछ टर्म्स जुड़े होते हैं, पद जुड़े होते हैं।
अब एक पद दूसरे पद से अलग कब होगा? एक पद दूसरे पद से अलग प्लस या माइनस साइन से ही होता है ना, प्लस या माइनस साइन से। अगर मैं यहां पर लिखूं 4x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब माइनस 9, यहां पर कितने पद है ये बताइए। इसको मैं x कर दे रहा हूं, यहां बताइए x कर दे रहा हूं, ये बताइए यहां पर कितने पद है। तो यहां पर बोलोगे आप 3 पद है, एक पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ, तीसरा पद ये हुआ। तो मतलब एक पद दूसरे पद से अलग कैसे होता है? प्लस या माइनस के थ्रू होता है, प्लस या माइनस के थ्रू। ठीक, चलिए तो पद आपने समझ लिया। तो किसी बहुपद में अगर एक पद रहेगा एक पद ही कहेंगे, दो पद रहेगा द्विपदी कहेंगे, तीन पद रहेगा त्रिपद बहुपद कहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आपने घात के बारे में पढ़ा। घात के बारे में भी आपने पढ़ा, किसी भी बहुपद का जो मैक्सिमम पावर होता है, जो महत्तम घात होता है, वही उस बहुपद का घात होता है। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, इस बहुपद का घात कितना होगा? तो बोलोगे सर चर राशि पे जो मैक्सिमम घात है वो 2 है, तो इसका घात 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दूं 2x क्यूब माइनस 9x, तो इसका घात कितना होगा? तो इसका घात आप बोलोगे सर मैक्सिमम घात 3 है, तो यहाँ पर घात 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 2 पे पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, तो इसका घात कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर इसका जो घात है वो 2 होगा, 4 नहीं होगा। ये ध्यान दीजिएगा, आपको जो घात देखना होता है वो चर पे देखना होता है, वेरिएबल पे देखना होता है। ठीक है, वेरिएबल पे आपको घात देखना है। तो x का वेरिएबल का जो घात है वो 2 मैक्सिमम है। इस 4 से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है ना। तो मैक्सिमम पावर 2 ही है चर राशि, तो इसका घात 2 होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो घात क्या इस तरीके से समझे। ठीक है, उसके बाद एक चीज आपको पढ़ाया गया जीरोस, शून्यक, है ना। तो आपको शून्यक के बारे में पढ़ाया गया, जीरोस के बारे में पढ़ाया गया। जीरोस या शून्यक क्या होता है? एक्स या चर राशि का वो मान, ध्यान सुनिएगा, एक्स या चर जो भी वेरिएबल है उस बहुपद का, चर राशि का वह मान जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, वही उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। मतलब अगर मैं कह रहा हूं हमारे पास एक बहुपद है x माइनस 2, तो अगर मैं x का मान 2 रख दूं तो इस बहुपद का मान f2 जो आएगा वो 2 माइनस 2 यानी 0 के बराबर आएगा। तो x इक्वल टू 2 जो है इस बहुपद का एक शून्यक कहलाएगा, है ना। तो x इक्वल टू 2 क्या है? fx का एक शून्यक कहलाएगा। मतलब जिस भी x का जो भी मान रखने पर उस बहुपद का मान 0 हो जाएगा, वही उसका शून्यक कहलाएगा। कितना क्लियर है? शून्यक क्या होता है? जिस भी मान पे उस बहुपद का मान 0 हो जाए वही उसका शून्यक कहलाता है। चलिए ठीक है, ये सारी चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी, एक बार जल्दी जल्दी बस रिवीजन करवाया जा रहा है। एक चीज फैक्टर थ्योरम होता है ना। फैक्टर थ्योरम पे भी आधारित एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, हिंदी में कहते हैं गुणनखंड प्रमेय, है ना। तो गुणनखंड प्रमेय क्या होता है? गुणनखंड प्रमेय या फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम या गुणनखंड प्रमेय में एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? यही बोला जाता है कि अगर x माइनस ए, ध्यान से देखिएगा, अगर x माइनस ए किसी बहुपद fx का, किसी बहुपद fx का गुणनखंड है, इसका गुणनखंड x माइनस ए है, तो fa का मान, fa का मान कितने के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यही होता है, यदि x माइनस ए fx का एक गुणनखंड है तो fa का मान 0 होगा। fa कहने का मतलब x का मान आप अगर बहुपद में a पुट कर दीजिएगा तो बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही बताया गया था फैक्टर थ्योरम या गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें अगर समझ में आ गई है तो वाई लिख के बताइए, कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। फिर अगला चैप्टर हम लोग क्लास 9th का चौथा चैप्टर, दो चर वाला रैखिक समीकरण पे आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, तो आपका अगला जो चैप्टर है जो हम लोग आज रिवीजन करने वाले हैं, तो 9th क्लास का चौथा चैप्टर क्या है? चौथा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें लीनियर का क्या मतलब हुआ? रैखिक। ठीक है, इक्वेशन का मतलब हुआ
समीकरण, ठीक है। टू वेरिएबल का मतलब हुआ दो चर वाले, है ना, दो चर वाले। तो नाम में जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी शब्द हैं, सभी को ध्यान से आपको समझ लेना है, सारी चीज समझ में आ जाएगी। समीकरण का मतलब क्या होता है? अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 2x + 3y, ये एक समीकरण है क्या? ये बताइएगा, ये एक समीकरण है या नहीं है, हाँ या ना? 2x + 3y समीकरण नहीं है, ठीक है। तो ये एक समीकरण नहीं है। आप क्या बोलोगे? ये एक समीकरण नहीं है। ये क्या है? ये एक व्यंजक है। ये ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातें हैं। तो 2x + 3y क्या है? एक व्यंजक है, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, या बहुपद भी कह सकते हो उसे। तो 2x + 3y क्या है? एक व्यंजक है। अगर मैं लिख दूं इसी को 2x + 3y = 0, अब ये एक समीकरण बन गया। अभी क्या बन गया? ये एक समीकरण बन गया। इतना क्लियर है? इस समीकरण और व्यंजक में क्या अंतर होता है? तो समीकरण में हमेशा एक दायां साइड होता है LHS और एक RHS होता है। तो अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, बराबर का साइन आ रहा है, तब जाके वो समीकरण बनेगा। तो इतना क्लियर है कि व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर है। तो ये मुझे बताइएगा, अगर मैं लिख दूं 3x² + 4y - 9, ये समीकरण है कि व्यंजक है? अगर आपको लगता है व्यंजक तो A लिखिए, समीकरण तो B लिखिए। ये बताइए, ये व्यंजक है या समीकरण है? तो आप बोल रहे व्यंजक है। अगर मैं इस तरीके से लिख दूं = 0, अब ये क्या बन गया? अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया समीकरण, ठीक है। अब ये समीकरण बन गया। तो ये तो समझ में आ गया। तो जो भी आपका चैप्टर था उसका एक वर्ड तो आपने समझ लिया कि समीकरण का मतलब क्या हुआ, समीकरण क्या होता है। अब रैखिक, रैखिक के बारे में लास्ट क्लास में आपको बताया गया था ना। बहुपद में रैखिक का मतलब क्या था, लीनियर का मतलब क्या था। किसी बहुपद में अगर मैक्सिमम पावर 1 हो, घात 1 हो, तो उसको रैखिक कहेंगे। तो इक्वेशन में भी वही है। अगर कोई इक्वेशन है, कोई ऐसा समीकरण लिखा हुआ है जिसका घात क्या है, सिर्फ 1 है, तो अगर घात 1 है तो उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक कहेंगे, ठीक है। घात कितना होगा? 1 होगा। मैक्सिमम पावर उस इक्वेशन में 1 होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल कितने होने चाहिए? तो वेरिएबल 2 होने चाहिए, मतलब 2 चर होने चाहिए। मतलब अगर मैं इस तरीके से लिखूं x + y = 9, तो इस वाले में आपको क्या दिख रहा है? इसमें कितने चर है? 2 वेरिएबल है, एक x और एक y, 2 वेरिएबल है। इसका मैक्सिमम पावर क्या है इस इक्वेशन में? 1 है। मैक्सिमम पावर, यहां पर भी आपको घात 1 दिख रहा है, यहां भी घात 1 दिख रहा है, तो मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये एक रैखिक समीकरण है, 2 चर वाला, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, x + y = 9। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अगर मैं इस तरीके से लिखूं 2x² + 3y = 5, क्या ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है? यस या नो? ये बताइए, क्या ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, हाँ या ना? तो ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है, नहीं है। क्यों? इसमें देखो 2 चर तो दिख रहा है, x और y, ठीक है। सभी चीजों को चेक करते हैं, देखिए क्या ये समीकरण है? तो बोलोगे सर हाँ ये एक समीकरण है, ठीक है। क्या इसमें 2 चर है? तो बोलेंगे हाँ 2 चर है। कौन सा? x और y। क्या ये रैखिक है? तो आप बोलोगे नहीं सर रैखिक नहीं है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पावर 2 दिख गया, तो ये द्विघात समीकरण हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये रैखिक नहीं है। तो ये क्लियर हुआ? तो ये रैखिक नहीं था, तो इसे हम 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। इतना क्लियर है? 2 चर वाला समीकरण है। सर किसे कहते हैं? फिर से बताओ। सर किसे कहेंगे? चर, हाँ चर तो वेरिएबल हुआ ना, x y z, ये आपको लास्ट क्लास में बताया गया था ना। वो तो x y z जिसके मान फिक्स नहीं होते, x y z ये सारे को चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। 2 तरह के टर्म्स होते हैं, या तो चर होगा या अचर होगा। तो जो एक्स वाई जेड अल्फाबेटिकल नंबर्स, अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक्स वाई जेड जिसके मान फिक्स नहीं होते, तो उसको हम अचर, चर कहते हैं। और जो नंबर्स आपको दिखते हैं 2 3 4 5, ये सभी क्या है? ये सब अचर है, कांस्टेंट, ठीक है। चलिए मुझे ये बताइएगा, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 2x, इसको मैं लिख दूं 3x + 9x² = 15, मुझे ये बताओ ये समीकरण है या नहीं है? समीकरण है या नहीं है?
तो आप बोलोगे सर यस सर समीकरण तो है, ठीक है, क्या ये रैखिक है, रैखिक है या नहीं है? समीकरण तो मिल गया। आप बोलोगे सर रैखिक नहीं है क्योंकि यहां पर मैक्सिमम पावर हमें एक नहीं है दो दिख गया, है ना, दो दिख गया तो ये नहीं होगा, है ना, रैखिक नहीं है, द्विघात हो गया। क्या ये दो चर है इसमें? तो आप बोलोगे नहीं, दो चर भी नहीं है, सिर्फ इसमें एक ही चर दिख रहा है एक्स, सिर्फ एक सर ही कितनी वेरिएबल। पावर लीनियर होगा? पावर लीनियर के लिए आपको बताया गया ना, मैक्सिमम पावर एक होना चाहिए, है ना, रैखिक समीकरण होने के लिए मैक्सिमम पावर एक होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आप समझते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए किसी भी रैखिक समीकरण का एक जनरल फॉर्म होता है, वो जनरल फॉर्म क्या है? तो किसी भी रैखिक समीकरण को आप लिख सकते हो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, अब इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो रही है, यहां से आपको समझना है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म है, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 आपको नोट करना है। किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लिख सकते हो, इस रूप में आप लिख सकते हो। जैसे अगर मैं इस तरीके से लिखूं 2x प्लस 3y बराबर 9, इसको अगर आपको बोला जाए कि ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में बदलिए तो आप क्या करोगे? इसे इसको बदल के आप लिखोगे 2x प्लस 3y, इस 9 को मैं उधर लेके जा रहा हूं, इस तरफ लाओगे तो प्लस 9 ही -9 बन जाएगा, -9 बराबर 0। इतना क्लियर है? 2x प्लस 3y -9 बराबर 0, ठीक है। अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं, यहां से और एक बार इसको लिख सकते हो 2x प्लस 3y। अब इस फॉर्म से कंपेयर करो तो यहां पर दिख रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी, है ना, प्लस सी। तो यहां पर मैं प्लस ही लिख दूं तो इसको -9 लिखना पड़ेगा, इस तरीके से आप लिख सकते हो बराबर 0। तो यहां से मुझे पता चल रहा है ये a का मान हुआ, ठीक है, b का मान 3 हुआ और c का मान कितना हुआ? c का मान -9 हुआ। यानी कह सकते हो a का मान 2 है, b का मान 3 है और c का मान -9 है। इतना क्लियर है? एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में उसको बदल दिया, इतना क्लियर है? ठीक है। चलिए तो एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको ट्राई कीजिएगा। अगर मैं इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दे रहा हूं 5x प्लस 5x -7 इक्वल टू 3y, तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे? एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में डालना है, तो आप कहोगे इसको 5x को मैं 5x लिख दे रहा हूं, ठीक है, इस 3y को मैं इस साइड लेके आ रहा हूं तो प्लस 3y बन जाएगा -3y, है ना, और ये -7 तो है, तो ये बराबर 0, है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं 5x -3y - c, और इसको चेंज करके फिर से कैसे लिखोगे? 5x प्लस यहां पर लिखोगे -3 इंटू वाई प्लस -7, है ना। ये बदल गया हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, जहां a का मान कितना है? a का मान 5 हो गया, b का मान -3 हो गया और c का मान -7 हो गया। ये क्लियर है सभी को? तो किसी भी रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण को आप ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हो। चलिए तो एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको मिटा के ट्राई कीजिएगा। तो अगर मैं इस तरीके से लिखूं, आप ये बताओगे x/3 माइनस बराबर 2y -8, इसको आप कैसे लिखोगे x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में? ये बताइए, इसको कन्वर्ट कीजिए x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, ट्राई कीजिए। उसके बाद मैं करता हूं, ठीक है। तो देखो इसको आप कैसे करोगे? सर ये यहां पर आप बोलो फॉर्मूला है क्या? नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस इसको एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में डालना है। तो x/3 को यहीं पे लिख दिया, इस 2y को मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो 2y वो उधर पॉजिटिव है, दाएं साइड राइट हैंड साइड में अगर पॉजिटिव है तो इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सारी चीज बेसिक आपको पता होनी चाहिए। -2y हो गया, ये -8 को मैं उधर लेके आ रहा हूँ, बराबर के इस साइड आएगा तो -8 क्या बन जाएगा? +8 बन जाएगा, और ये बराबर 0 के हो गया।
है ना। तो यहां से ये हमें दिख रहा है कि अगर मैं इसे और चेंज करूं तो इसको लिख सकते हो 1/3 गुना एक्स, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अगर लिख रहे हैं x/2, इसको आप लिख सकते हो 1/2 गुना एक्स ना। अगर मैं लिख रहा हूँ x/5 तो आप इसको लिख सकते हो 1/5 गुना एक्स, है ना। तो यहीं से हम लिख सकते हैं 1/3 गुना एक्स -2 गुना वाई, या फिर मैं 2y ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं 2y ही लिख दे रहा हूं, ठीक है, +8 बराबर 0। इतना क्लियर है सभी को? तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो ना, 1/3x प्लस -2 गुना वाई प्लस 8 बराबर 0, है ना। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है? ए का मान आपको दिख रहा है 1/3, बी का मान आपको दिख रहा है -2 और सी का मान आपको दिख रहा है 8। ये सारे दिख रहे हैं, ए बी सी। इतना क्लियर है सभी को? इतनी बातें क्लियर है तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप ax + by + c बराबर 0 के फॉर्म में बदल सकते हो। ये वाला टर्म आपको याद होना चाहिए, इसको आप नोट करके लिख लीजिए, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। √2x + 7y - 9 को ax + by + c के रूप में लिखिए और a b c का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो a b c का मान बताइए, पहले ट्राई कीजिए खुद से। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए देखिए ए बी सी के मान क्या आ रहे हैं आपके, ए बी सी का क्या मान आ रहा है। चलिए अब समझते, चलो अब आपको देख रहा है स्क्रीन पर। तो वो इक्वेशन कौन सा आपको दिया गया है? आपके सामने ये लिखा हुआ है √2x, है ना, बराबर 7y - 9, है ना। इसको किस फॉर्म में लाना है? ax + by + c बराबर 0, इस फॉर्म में लेके आना है। तो यहां पर ax तो हमें साफ दिख ही रहा है, √2x, है ना, √2 × x। by है उसके बाद +by है, तो मैं y वाला टर्म को इधर लेके आ रहा हूं, है ना। y वाले टर्म को अगर मैं इधर लेके आ रहा हूं तो आप क्या लिखोगे? -7y, ठीक है, -7y। इस 9 को भी मैं उस तरफ लेके जा रहा हूं, है ना, दाएं से बाएं तरफ लेके जा रहा हूं। तो जो -9 है वो इधर आके +9 बन जाएगा, +9 बराबर 0, है ना। इसके बाद आप क्या बोलोगे? इसके बाद आप बोलोगे सर यहां से मैं लिख सकता हूं √2x प्लस -7 × y, है ना, +9 बराबर 0, है ना, इस तरीके से। अब यहां से a का मान कितना आया? इसको अगर आप कंपेयर करो ax + by + c बराबर 0 से, तो यहां से आपको मिल रहा है a का मान कितना? √2। b का मान कितना दिख रहा है? b का मान आपको दिख रहा है -7 और c का मान आपको कितना दिख रहा है? c का मान 9 दिख रहा है। इतना क्लियर है? ये बताइए, ये समझ में आया या नहीं आया? इसमें कोई भी डाउट है तो बताइए, फिर से दूसरा उदाहरण लेकर समझ लेंगे। इतना समझ में आ गया तो बताइए अगला क्वेश्चन करें। इतना क्लियर है सभी को? तो कभी भी क्वेश्चन अगर आएगा कि x + by + c के फॉर्म में लिखिए, रूप में बदलिए, तो आप बदल लोगे। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। तो एक क्वेश्चन इसको पहले पढ़िए और देखिए कौन सा आपका सही उत्तर होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में करना है। बोला जा रहा है समीकरण 7x + 5y बराबर 3 का कितना हल हो सकता है? सर एक बार क्वेश्चन 1 फिर से समझा दो। अच्छा पहले इस क्वेश्चन को करिए गौतम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करिए, उसके बाद करेंगे वो वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन फिर से समझा दूंगा आपको। 7x + 5y बराबर 3 का कितना हल होगा? एक अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही हल होगा, ठीक है। दो हल मतलब इसके दो हल हो सकते हैं, दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। ऑप्शन सी में बोला जाता है इसके अनेक हल हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, अपरिमित, कोई अंत नहीं है इसका।
ऑप्शन डी बोल रहा है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो आप देखिए कौन सा हमारा सही उत्तर होगा, ए, बी, सी या डी। इस समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, ट्राई कीजिए। काफी आसान ये सारे क्वेश्चन है। समीकरण 7x प्लस 5y बराबर 3 का कितना हल होगा? एक अद्वितीय हल होगा, केवल 2 हल होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या कोई भी हल नहीं होगा? चलिए 10 सेकेंड्स और रुकेंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल एंड कर रहा हूं। चलिए इसको समझते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में बैठा लो, किसी भी दो चर वाला रैखिक समीकरण आपके सामने लिखा हुआ है, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, है ना, इस फॉर्म का कोई भी इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है, 7x प्लस 5y बराबर 3 को आप लिख सकते हो ना 7x प्लस 5y माइनस 3 बराबर 0, है ना, वही इक्वेशन लिखा हुआ है। तो इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन लिखा हुआ है रैखिक समीकरण दो चर वाला, इसके हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, बाकी सभी गलत होंगे। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल कहने का क्या मतलब हुआ। ये पहले नोट कर लिया सभी ने कि किसी भी रैखिक समीकरण अगर हो आपके पास दो चर वाला, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? अनगिनत सॉल्यूशन होंगे, जिसका कोई अंत नहीं है, अपरिमित सॉल्यूशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, दो सॉल्यूशन होगा, तीन सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इतना क्लियर है सभी को? ये सभी ने याद कर लिया। उसके बाद ये समझते हैं सर कि ये, हाँ बताइए। अब ये समझते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल कहने का मतलब क्या हुआ, और किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का इनफाइनाइट सॉल्यूशन अपरिमित रूप से अनेक हल कैसे होता है। तो देखिए इस इक्वेशन को मैं अगर फिर से लिख लूं यहां पर, 7x प्लस 5y बराबर 3, है ना, इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है, 7x प्लस 5y बराबर 3, ठीक है। अब यहां पर देखिए हल कहने का मतलब क्या होता है, देखिए हल मतलब सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, एक्स और वाई, इसमें कितने चर हैं, एक्स और वाई चर है ना, यही वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल है। तो एक्स और वाई का क्या मान रख दो, है ना, एक्स वाई का क्या मान आप रखोगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले। इक्वेशन को सेटिस्फाई कहने का क्या मतलब हुआ, एलएचएस और आरएचएस दोनों आपस में बराबर हो जाए, है ना, एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाए। तो सॉल्यूशन निकालने का मतलब होता है, मान लो एक्स का मान आप कुछ भी रख दो, है ना, एक्स का मान या वाई का मान कुछ भी रख दो। मान लो मैं यहाँ पर वाई का मान 0 ले रहा हूँ, ठीक है, वाई का मान मैं 0 ले रहा हूँ। अगर आप वाई का मान 0 ले लेते हो, ठीक है, अगर वाई का मान आप 0 ले लोगे तो एक्स का मान कितना मिलेगा, आप अगर वाई का मान 0 इसमें पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा, 7x प्लस 5 इंटू 0 बराबर 3। यहां से आपको मिल जाएगा 7x प्लस 0 बराबर 3, यहां से आपको मिलेगा 7x बराबर 3, और x का मान आपको मिल जाएगा 3/7। मतलब हमें यह पता चला कि अगर y का मान हमने 0 रखा, y का मान हमने 0 रखा, तो x का मान कितना आ गया, 3/7। मतलब 3/7 और 0, ये क्या है, इस समीकरण का एक हल है ना, x का मान 3/7 और y का मान 0, इस समीकरण का एक हल हुआ। तो एक हल हुआ हमारे पास ये वाला, ठीक है। तो अभी क्या आया, एक हल आया। उसके बाद अगर हम x का मान को 0 हम रखते हैं, अगर मैं x का मान 0 रख दूं, सिर्फ यही सॉल्यूशन होगा क्या, सिर्फ एक यही सॉल्यूशन हुआ क्या, और दूसरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हाँ बिल्कुल। x का मान आपने अगर 0 कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, देखो 7 गुना 0 प्लस 5y
बराबर 3, और यहां से आपको मिल जाएगा 5y बराबर 3, क्योंकि 7 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, है ना। तो यहां से y का मान मिल गया 3/5। तो दूसरा सोल्यूशन हमें क्या मिला, x का मान अगर आपने 0 रखा तो y का मान आ गया 3/5, ठीक है। तो यहां से दो सोल्यूशन मिला हमारे पास, है ना। तो दूसरा सोल्यूशन ये मिला कि x का मान 3/7 है तो y का मान 0 होगा, x का मान 0 हुआ तो y का मान 3/5 हुआ। उसके बाद मान लो अगर मैं x का मान 1 रख देता हूं, ठीक है, x का मान अगर आप 1 रख दोगे, ठीक है, x का मान अगर मैं 1 रख दूं तो क्या करोगे, 7 गुना 1, इस वाले समीकरण में मैं रख रहा हूं, ठीक है, 7 गुना 1 प्लस 5y बराबर 3, यहां से आपको मिलेगा 7 प्लस 5y बराबर 3, यहां से आपको मिलेगा 5y बराबर 3 माइनस 7, यानी 5y बराबर -4, और यहां से y का मान मिल गया -4/5। मतलब ये मिल रहा है ना कि अगर x का मान आप 1 रख रहे हो तो y का मान -4/5 मिल रहा है, तो y का मान -4/5 मिल रहा है। तो ये तीसरा सॉल्यूशन हो गया, ये क्या हुआ, तीसरा सॉल्यूशन हो गया। तो इससे आप समझ पा रहे होगे कि इसका कोई अंत नहीं है। x का आप अलग अलग मान रखते जाओगे, y का अलग अलग मिलते जाएगा। मान लो अगर x का मान आप 2 रख दोगे तो उसको सोल्व कर, तो y का मान कुछ तो आ ही जाएगा। फिर x का मान आप 3 रखोगे तो y का मान कुछ आ जाएगा, x का मान आप 4 रखोगे तो y का मान कुछ आ जाएगा। मतलब x के अलग अलग मान पे y के अलग अलग मान मिलते जाएंगे, ये कभी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी रैखिक समीकरण हो दो चर वाला, अगर उसके y की वैल्यू भी चेंज होगी, y की वैल्यू भी चेंज होगी, सेम नहीं आएगी। हाँ, तो वही x का मान बदलते जाएंगे तो y का मान बदलते जाएगा, y का मान आप बदलते जाओगे x का मान बदलते जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। ये क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है तो बताइए, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक, चलिए अब बताइए पिछले क्वेश्चन में इसमें किसका डाउट है, इस वाले क्वेश्चन में किसी का डाउट था क्या? सर यस सर। अच्छा, माइक करण के नाम से जो बच्चे हो अपना माइक बंद कर दो। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए एक बार जल्दी से समझ लेते हैं जिनका भी डाउट है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रखा है √2x + 7y - 9। क्या लिखा है? √2x बराबर 7y - 9। क्या ये दो, सबसे पहले तो ये बताइए क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है? तो आप बोलोगे सर ये समीकरण तो है, ठीक है, पहला चीज देख लिया, समीकरण तो है। दूसरा, ये रैखिक है क्या? तो आप बोलोगे हाँ ये रैखिक भी है, क्योंकि जितने वेरिएबल है उस मैक्सिमम पावर क्या है, जितने भी चर है उस पर मैक्सिमम पावर एक ही है। एक से बड़ा पावर आपको दिख रहा है क्या कहीं पर? एक से बड़ा घात आपको कहीं नहीं दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर ये तो रैखिक है। इसमें कितने चर हैं? तो x और y दो चर हैं, तो आप कहोगे सर x की पावर दो तो चर वाले, कोई ना, x पे पावर 1/2 नहीं है, ये 2 पे पावर रूट है ना, ये √2 लिखा हुआ है और x लिखा हुआ है इस तरीके से, है ना। अगर मैं इस तरीके से लिख दूं √2x, तब ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो रूट सिर्फ 2 पर है, समझ में आया? तो यहां से हम कह सकते हैं यस √2x सर। बराबर 7y - 9 जो है ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। पहला चीज तो ये समझना है। उसके बाद इसको आप ax + by + c के फॉर्म में अगर बदलना हो तो सबसे पहले x वाला टर्म लिख दो। तो x वाला टर्म तो पहले लिखा हुआ है, ठीक है, x वाला टर्म तो पहले लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख देता हूँ √2, फिर x, फिर y वाला टर्म। तो y वाले टर्म को इधर लेके जाएंगे तो ये समझ में आ रहा है ना कि 7y जो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में आके वो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा -7y, ठीक है। ये जो -9 है जो राइट साइड है वो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, +9y बन जाएगा, ठीक है, +9y बराबर, सॉरी +9 बन जाएगा, +9 बन जाएगा, ठीक है, +9 बराबर 0 हो जाएगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है तो बताइए। अब इसको आप लिख सकते हो √2 × x -7y को आप लिख सकते हो प्लस -7y, है ना, और यहां पर आप लिख सकते हो 9 बराबर 0। यहां से आप अगर इसको कंपेयर करोगे ax + by + c बराबर 0 से, तो आपको दिख रहा है a का मान √2 है, b का मान -7 है और c का मान 9 है, आपको यहीं पर दिख जाएगा।
ए का मान √2 है, बी का मान -7 है और सी का मान 9 है। बी का मान 7 नहीं कहना है आपको, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्लियर है? चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं कुछ बातें बता दे रहा हूं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को करने के पहले हल के बारे में देखिए। अगर कभी भी मैं आपसे बोलूं कि किसी भी समीकरण का हल है या नहीं है, इसको चेक आप कैसे करोगे? मान लो एक समीकरण में लिख देता हूं 2x - 3y = 13। अगर मैं पूछूं आपसे कि 3, 5 इस समीकरण का हल है या नहीं है, यस या नो, तो इसको चेक आप कैसे करते हो? तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 3, 5 अगर बिंदु लिखा हुआ है तो इसका मतलब x का मान 3 हुआ और y का मान 5 हुआ। ठीक है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि चेक कीजिए कि इस समीकरण का हल 3, 5 है या नहीं, तो इसका मतलब x का मान 3 और y का मान 5 हुआ। ठीक, अब क्या करोगे, x के जगह पर 3 पुट करोगे, y के जगह पर 5 पुट करोगे। अगर इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है यानी संतुष्ट करता है तो ये हल होगा, नहीं सेटिस्फाई करेगा हल नहीं होगा। सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना का क्या मतलब होता है, LHS अगर RHS के बराबर हो जाए तो सेटिस्फाई करेगा। अब इसको चेक सर करते हैं, चेक करते हैं x का मान 3 और y का मान 5 पुट करके। तो यहां पर आप पुट करोगे तो आप कहोगे सर 2 × x के जगह पर आपने 3 पुट किया, y के जगह पर आप क्या पुट करोगे, 3 × 5 = 13 लिखा था तो 13 लिख दिया। अब यहां से आपको मिलेगा 3 दूना 6 माइनस ये मिला 15 = 13। इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है ना? बस x और y का मान पुट कर दिया। ठीक, अब यहां से आपको क्या मिल रहा है, 15 - 6 करोगे तो -9 मिलेगा, है ना, -9 मिलेगा और ये 13 के बराबर आ गया। तो क्या -9 13 के बराबर होता है, हाँ या ना, ये बताइए, ये सही है या गलत है? -9 क्या 13 के बराबर हो सकता है? आप बोलोगे सर -9 13 के बराबर नहीं हो सकता, तो आप कहोगे -9 13 के बराबर नहीं हो सकता, यानी LHS जो है वो RHS के बराबर आया क्या, नहीं आया। तो हम कहेंगे 3, 5 जो है, जो हमें दिया गया था, ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि गलत आ गया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये चेक कीजिए कि इस समीकरण का 8 1 है ना, अगर मैं आपको इस तरीके से लिख दूं कि 8 1 बताइए इस समीकरण का हल है या नहीं है, यस या नो, ये चेक करके बताइए। तो आप कहोगे सर 8 1 कहने का क्या मतलब हुआ, x के जगह पर आप 8 पुट करोगे, y के जगह पर आप 1 पुट करोगे। क्या करोगे, x के जगह पर 8, y के जगह पर 1 और पुट करके चेक करोगे। ठीक है, इसको चेक करोगे तो क्या करेंगे, 2x - 3y = 13, यहां पर आप पुट करोगे तो 2 × 8 - 3 × 1 = 13। यहां से आपको मिलेगा 16 - 3 = 13, यानी ये मिल रहा है हमें 13 = 13। मतलब ये दिख रहा है, हाँ ये सही हुआ, LHS RHS के बराबर आया, मतलब ये समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हम कहेंगे हाँ 8 1 इस समीकरण का हल है। ठीक है, 8 1 इस समीकरण का हल है। इतना क्लियर है? इतनी समझ में आई? चलिए तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग चैट सेक्शन में ही दीजिए। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा हल नहीं है, जो हल नहीं होगा वही वाला आपका आंसर होगा, तो चैट सेक्शन में ही आंसर करना है इसका। ठीक है, जांच कीजिए कि निम्न में से कौन समीकरण 2x + y = 10 का हल नहीं है। जो सॉल्यूशन नहीं है वही आंसर होगा। तो क्या करोगे, सभी ऑप्शन को पुट कर करके देखोगे एक एक करके। चलिए देखो समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x + y = 10। सबसे पहले क्या करोगे, 1 8। 1 8 कहने का क्या मतलब, वो ऑप्शन ए का मैं ले रहा हूं, 1 8 मतलब x का मान आप 1 पुट करोगे, है ना, x का मान आप 1 पुट करोगे और y का मान 8 पुट करके चेक करोगे। सर तो पोल x में का मान क्वेश्चन 1 नहीं और आया। 8 पुट करोगे, नहीं चैट में आंसर देना है अभी। ठीक है, इसका चैट में आंसर दे दीजिए। ठीक है, 1 8 पुट करोगे तो आप क्या करोगे, 2 × 1 + 8 = 10। यहां से आपको मिलेगा 2 + 8 = 10, यानी 10 = 10। यहां क्या दिख रहा है, LHS RHS के बराबर है, मतलब 1 8 क्या है, इसका हल है ना।
अगर हल है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, है ना। उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ ऑप्शन बी को। अब अगर ऑप्शन बी को आप चेक करो तो ऑप्शन बी में क्या दिया है, 4 2 दिया हुआ है, 4 2 दिया हुआ है। तो x के जगह पर आप 4 पुट करोगे, y के जगह पर आप 2 पुट करोगे, है ना। x के जगह पर 4, y के जगह पर 2। तो 2x प्लस वाई बराबर 10 में अगर मैं x के जगह पर 4, y के जगह पर 2 पुट कर दूं तो आपको मिलेगा 2 × 4 प्लस 2 बराबर 10, है ना। तो यहां से मिल रहा है आपको 8 + 2 बराबर 10, यानी 10 बराबर 10। फिर से हमें क्या मिला, LHS जो है RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब ये भी हल है ना। तो ऑप्शन बी भी हमारा हल है, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ोगे, अब आगे हमें क्या दिया है, फिर से मैं कह रहा हूं ऑप्शन सी में हमें क्या दिया है। तो ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ था 5 5, है ना, 5 5। तो अगर मैं 5 5 लूं तो 5 5 लेने का क्या मतलब हुआ, x के जगह पर आप 5 पुट करोगे और y के जगह पर भी 5 पुट करोगे। तो अगर मैं 2x प्लस वाई में, है ना, जो भी इक्वेशन दिया हुआ है इसमें x के जगह पर 5, y के जगह पर 5 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 × 5 + 5 बराबर 10, है ना। यहां से आपको मिल जाएगा 10 + 5 बराबर 10, यानी 15 बराबर 10। ये 15 10 के बराबर है क्या, तो आप बोलोगे सर 15 10 के बराबर कैसे हो सकता है। तो 15 10 के बराबर नहीं है तो हम कहेंगे LHS RHS के बराबर नहीं आया, है ना। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, है ना। तो ये एक हल नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन सी वाला हमारा हल नहीं होगा, इसलिए हमारा सही आंसर यही वाला है ना। तो ये हमारा हल नहीं है और पूछा जा रहा था कौन सा हल नहीं है। इतना क्लियर है, ये बातें क्लियर है। उसी तरीके से आप 3 4 को भी चेक करोगे, लास्ट ऑप्शन जो है, तो आपको मिलेगा 3 4 भी इसका हल है ना। ये भी हल मिल जाएगा, चेक कर सकते हो आप। इसमें कोई डाउट कि कैसे आप हल चेक करते हो, जो भी पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट को पुट कर दोगे। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको 1 8 दिया हुआ है तो x का मान 1 लेना है, y का मान 8 लेना है, उल्टा नहीं लेना है, पहले x फिर y, ठीक है। x का मान 8 और y का मान 1 नहीं ले सकते, x का मान 1 लेना है, y का मान 8 लेना होगा। तो आज की क्लास इतना ही तक रखेंगे, ठीक है। इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।